पश्चिम एशिया से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भयंकर संघर्ष की खबरें हैं। शुरुआत आज फिलिस्तीनी लड़ाकों ने तब की जब वो गाजा पट्टी से दक्षिणी इजराइल पर हमला करने लगे। पहले रॉकेट दागे गए और उसके बाद कई फिलिस्तीनी लड़ाके दक्षिणी इजराइल में प्रवेश कर गए। कई तो पैराग्लाइडर्स की सहायता से हवा में तैरते हुए दक्षिणी इजराइल पहुंच गए। सभी फिलिस्तीनियों के पास भयंकर सैन्य साजो सामान थे। इजराइल की सरकार ने जबरदस्त जवाबी हमले का वादा किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल पर हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक की गई है जिसमें यह तय किया गया है कि आने वाले कुछ घंटों में जबरदस्त जवाब फिलिस्तीन को दिया जाए। इसका मतलब ये है कि आने वाले कुछ घंटे और कुछ दिन इजरायली और फिलिस्तीनी संघर्ष का भयंकर मंजर दुनिया के सामने पेश करने वाले हैं। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर से तनातनी बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये शायद युद्ध का भी रूप ले, इसे कहने से भी गुरेज नहीं किया जा सकता। हाल ही में फिलिस्तीन संगठन हमास ने इजराइल के 3 शहरों पर हमला किया है। ये वो 3 शहर हैं जो रिहायशी बताए जा रहे हैं, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है और साथ ही 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमास की तरफ से दावा किया गया है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है उस तरफ से जानकारी जो दी गई है, इसमें मरने वालों का ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। और हमास ने दावा किया है कि उन्होंने इजराइल पर 5000 रॉकेट से हमला किया है। वहीं इजराइल की सेना का कहना है कि गाजा पट्टी से 2200 रॉकेट फायर किए गए थे। आपको बता दें, जिस तरह से फिलिस्तीन की तरफ से ये हमला इजराइल पर किया गया है, इस बीच डिफेंस मिनिस्ट्री ने बेहद अहम कैबिनेट मीटिंग भी बुलाई है। तो एक तरह से एक बार फिर से जंग के हालात यहां पर पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से फिलिस्तीनियों की तरफ से ऐलान किया गया है और जंग की बात यहां पर सामने आ रही है। कैमरामैन अनंत पाल के साथ पूजा राठौर शर्मा, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज है। इसमें करीब 130 नावों पर फाइनल मुहर लग सकती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है। कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जल्द जारी करने वाली है। शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है। एआईसीसी हेडक्वार्टर में शाम 4 बजे यह बैठक होगी। इसमें 130 नावों पर मुहर लग सकती है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी 80 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर चुकी है। कमेटी ने ये लिस्ट सीईसी को भेजी है। इस लिस्ट में 60 से 65 मौजूदा विधायक और हारी हुई सीटों के 15 कैंडिडेट्स के नाम शामिल हैं। इसके अलावा आज सीईसी की बैठक में 50 और नावों पर सहमति बन सकती है। दरअसल बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची पहले ही जारी कर दी है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी को लगने लगा है कि उम्मीदवारों की सूची जारी करने में बीजेपी ने बाजी मार ली। इसकी भरपाई कैसे की जाए। कैमरा पर्सन राणा के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अल्पसंख्यक समुदाय को अपने पाले में करने के लिए, लुभाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। बीजेपी शुक्रिया मोदी जी यानी कि थैंक यू मोदी जी नाम से एक कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत तमाम देश भर की मुस्लिम महिलाएं पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया मोदी जी कहेंगी और उसमें 3 मुख्य मुद्दे होंगे। ट्रिपल तलाक से मुक्ति, महिलाओं को हज पे जाने की अनुमति और महिला आरक्षण। ये 3 ऐसे मुद्दे हैं। उस पत्र में इस चीज़ का जिक्र होगा। जिला स्तर पे तमाम महिलाओं के सिग्नेचर लिए जाएंगे और वो डीएम के यहाँ सबमिट किए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पे भी ऐसे ही होगा और राज्य के स्तर पे भी ऐसे ही होगा। मुस्लिम महिलाओं के द्वारा जो लिखित पत्र होगा जिसपे लाखों महिलाओं के सिग्नेचर होंगे, उसको राज्यों में जिला स्तर पे दीवारों पे लगाया जाएगा ताकि मुस्लिम समाज के बीच मैसेज जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए क्या किया है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र मुस्लिम यानी कि खासकर अल्पसंख्यकों को अपने पास लाने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए यानी उनका वोट पाने के लिए बीजेपी ये नया प्रयोग शुरू करने जा रही है। कैमरामैन जहांगीर के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। इमरान मसूद कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, यानी घर वापसी की है। संगठन कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सदस्यता ग्रहण कराई है। आपको बता दें, इमरान मसूद 2022 यानी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन टिकट ना मिलने की वजह से ज़्यादा दिन तक समाजवादी पार्टी में नहीं रहे। हालांकि उनका ये कहना है कि अखिलेश ने उनका वादा पूरा नहीं किया, इस वजह से उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी। उसके बाद वो बसपा में शामिल हुए, लेकिन अनुशासनहीनता के आरोप पर उन्हें बसपा से भी निकाल दिया गया। हालांकि उनका ये कहना है कि वो जिस तरीके से पार्टी में काम करना चाह रहे थे वो महसूस ठीक नहीं कर पा रहे थे। यही वजह है कि उन्होंने कांग्रेस का दामन दोबारा थामा है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि
वो कांग्रेस को मजबूत करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, क्योंकि अगर पार्टी टिकट देती है तो भी, नहीं तो पार्टी के लिए मजबूती से काम करेंगे, क्योंकि माना जाता है कि इमरान मसूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहारनपुर जिले के, या कहा जाए कि एक बड़ा एक चेहरा है, और कहा जा सकता है कि एक बड़े नाम की वजह से उनको पार्टी को मजबूत करने में मदद मिलेगी। कैमरामैन मिंटू के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी लगातार अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। पुराने प्रयोगों पर भी मंथन शुरू कर दिया गया है। जातीय जनगणना की मांग के बीच बीजेपी एक बार फिर साल 2017 की रणनीति पर लौट रही है। जानकारी के मुताबिक साल 2017 के चुनाव में अपनाई गई गैर यादव गैर जाटों की रणनीति पर भी मंथन शुरू हो गया है। 2017 में बीजेपी ने यही रणनीति अपनाई। केशव प्रसाद मौर्य जैसे ओबीसी चेहरे को कमान सौंपी गई। यही नहीं, राजभर, निषाद, अपना दल के कर्मियों को भी साथ जोड़ा गया। चुनाव में केशव बार बार कहते रहे कि 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है। इस नारे के साथ बीजेपी ने गैर जाटों गैर यादवों पर बारीकी से काम किया। साल 2019 और साल 2022 में भी बीजेपी ने इसी रणनीति के तहत जीत हासिल की थी। लिहाजा एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले गैर यादव और गैर जाटो समीकरण का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने आवास में जेडीयू के तमाम मुस्लिम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। अलग अलग बिहार के हिस्सों से जो भी मुस्लिम नेता हैं जो जेडीयू की पार्टी में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं, उन सभी को आज मुख्यमंत्री आवास में बुलाया गया है और जहां पर वो तमाम मुस्लिम नेताओं के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। आपको बता दें कि गन्ना की रिपोर्ट आने के बाद से अल्पसंख्यकों को लेकर लगातार बातें हो रही थी और पहली बार हुआ है कि जब मुस्लिम समुदाय के अलग अलग जो जातियां हैं उन सबों की गणना हुई है और अलग अलग समूह में आई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने आज अल्पसंख्यक नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। आज मुस्लिम नेताओं को यहाँ मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया है, जहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी ये चाह रहे हैं कि वो भी बिहार में अब जो मुस्लिम नेताओं हैं उनके माध्यम से तमाम अल्पसंख्यकों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरीके से जो जातीय गणना हुई है उसमें एक बड़ी पहल बिहार ने किया है और उसका सीधा फायदा उनको मिलने वाला है। कैमरामैन ऋषिनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। जब से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर क्रमांक 1 से बतौर विधायक के लिए चुनाव में उतारा है, बीजेपी ने तभी से कैलाश विजयवर्गीय अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में है। अब कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि मैं अगर भोपाल से इशारा करूं तो काम इंदौर में हो जाएगा। ये भरी सभा में जनता से कहा गया है। इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में ही जनता से सभा में कहा था कि उनको सिर्फ विधायक नहीं बनना है बल्कि उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, और अगर बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो वो और बड़ा काम करेंगे। ये कैलाश विजयवर्गीय ने अब से 2 दिन पहले कहा था। कैलाश विजयवर्गीय अपने लगातार बयानों को लेकर सुर्खियों में है। कैलाश विजयवर्गीय ने जब इस बात की जिक्र किया था कि उन्हें बड़ा अंतर मन से उन्होंने दुख जाहिर किया था जब उनको टिकट मिला था, लेकिन अब लगातार कैलाश विजयवर्गीय के जो बयान सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कई अंदेशे यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश। एशियन गेम्स में बजरंग पुनिया का पदक न जीत पाने पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 65 किलोग्राम में कहीं ना कहीं पदक जरूर आता, और ऐसी परिस्थिति में अगर पदक नहीं आया है तो कहीं ट्रायल बेस इसका आधार है। WFI के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने शनिवार को बजरंग पुनिया के मेडल नहीं जीतने पर बयान दिया। बीजेपी सांसद ने कहा कि पुनिया के बारे में बच्चा जानता है कि मीडिया जब पुनिया के बारे में बोल रही है तो हम क्या बोलें, लेकिन 65 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड आना चाहिए था। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर ट्रायल करके भेजा गया होता तो गोल्ड पक्का होता। अगर ट्रायल के जरिए बजरंग जाते या कोई भी पहलवान जाता तो गोल्ड पक्का आता। आपको याद है कि जंतर मंतर पर पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाए थे और इसके लेकर लगातार ट्रायल भी चल रहा है, कोर्ट में मामला है, लेकिन इस विवाद पर और इस बयान पर कहीं ना कहीं अब चीजें सियासत बढ़ती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन कालीकांत के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, दिल्ली। एशियन गेम्स में भारत की महिला कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल जीतकर नया कीर्तिमान तो हासिल कर ही लिया, इसके साथ ही भारत ने 100 मेडल जीतकर नया इतिहास भी रच दिया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, एशियाई खेलों में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। भारत के लोग इस बात से रोमांचित हैं कि हम 100 पदकों की उल्लेखनीय उपलब्धि तक पहुंच गए हैं। मैं अपने भूतपूर्व एथलीटों को हार्दिक बधाई देता हूं, जिनके प्रयासों से भारत को यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। पीएम मोदी ने कहा, प्रत्येक विस्मयकारी प्रदर्शन ने इतिहास रचा है और हमारे दिलों को गर्व से भर दिया है। मैं 10 तारीख को हमारे एशियाई खेलों के दल की मेजबानी करने और हमारे एथलीटों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं।
साफ है एशियन गेम्स में जिस तरीके से प्रदर्शन भारत का रहा है वो काबिले तारीफ है और एक के बाद एक मेडल, और अब भारत ने मेडल्स की पंक्ति में अपना नाम एक बार फिर ऊंचा कर दिया है और 100 मेडल का आंकड़ा जो है वो छूकर एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। SYL नहर को लेके पंजाब की राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब का जो SYL का हिस्सा है उसके सर्वे को लेके एक टीम केंद्र सरकार द्वारा भेजे जाने की बात की जा रही है, और उसी के चलते ही जिस तरह से श्रोमणी अकाली दल ने आर पार की लड़ाई की घोषणा कर दी, और वहीं पर आज भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक भी हुई है सुनील जाखड़ की अध्यक्षता में, और ये प्रस्ताव पास किया गया है कि किसी भी कीमत पर पंजाब का पानी किसी दूसरे राज्य को नहीं जाने दिया जाएगा। और इसी के चलते आज कोर कमेटी ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की, वहां पर धरना प्रदर्शन भी किया गया और नारेबाजी भी की गई, और इसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने एहतियात के तौर पर कोर कमेटी के सदस्यों समेत सुनील जाखड़, कैबिनेट मंत्री सोम प्रकाश और दूसरे भाजपा नेताओं को हिरासत में भी ले लिया। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अग्नि, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार इस चुनावी साल में एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक खेलकर बड़ी बड़ी सौगातें दे रही है, जिसने कि इस चुनावी माहौल को ही पूरी तरह गर्मा कर रख दिया है। ताजा फैसला अशोक गहलोत सरकार द्वारा 3 और नए जिलों के गठन के ऐलान के साथ है। साथ ही सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का भी ऐलान कर दिया और कहा कि बिहार की तर्ज पे यह पूरी जातिगत जनगणना कराई जाएगी, और यह भी कहा कि आचार संहिता लगने से पहले ही इसके संबंध में आदेश भी जारी कर दिए जाएंगे। दरअसल इस पूरे ऐलान को अशोक गहलोत सरकार का बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है, क्योंकि जातिगत जनगणना को लेकर पहले ही बीजेपी पूरी तरह बैकफुट पर है, और राजस्थान में भी अशोक गहलोत के इस ऐलान के बाद बीजेपी का कोई भी नेता इससे जुड़े किसी भी सवाल पर कोई जवाब देना ही नहीं चाहता, और उसका यह कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर इसे लेकर पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करेगी और उसी के बाद बयान सामने आएंगे। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। अभिषेक बनर्जी का आज कोलकाता में राजभवन के सामने धरना का तीसरे दिन विरोध प्रदर्शन है। अभिषेक बनर्जी देखिए जो मंच में बैठे हुए हैं, तमाम सांसद यहाँ पे बड़े बैठे हुए हैं, विधायक बैठे हुए हैं, और उतना ही टीएमसी के कार्यकर्ता है जो पूरे पश्चिम बंगाल से यहाँ पे मौजूद है। देखिए राजभवन के सामने यहाँ पे राज्यपाल नहीं है, राज्यपाल जिस तरह से दार्जिलिंग में है, और अभिषेक बनर्जी का 3 प्रतिनिधित्व जो सांसद है वो वहाँ पे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। कल्याण बनर्जी है, महुआ मैत्री हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, और राज्यपाल के द्वारा उनको यहाँ के पश्चिम बंगाल में जिसमें मनरेगा का पैसा नहीं मिल रहा, 100 दिन का पैसा नहीं मिल रहा, उन पैसे का मेमोरेंडम दिया जाएगा। लेकिन अभिषेक बनर्जी का कहना है कि राज्यपाल जब तक कोलकाता में राजभवन में नहीं आते हैं, उनसे मुलाकात प्रतिनिधित्व दल नहीं करेगा, तब तक अभिषेक बनर्जी का यहाँ पे विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। तो कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे हजारों की संख्या में जो टीएमसी के कार्यकर्ता दूर दूर से पहुंचे हैं, और अभिषेक बनर्जी मंच पे बैठे हुए हैं, और अभिषेक बनर्जी का विरोध प्रदर्शन आज तीसरा दिन भी जारी है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में हो रही मौत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। इस मामले की सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वतः इस मामले का संज्ञान लिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि जिन मरीजों की मौत हुई है उनमें किसी भी प्रकार के इलाज के दौरान लापरवाही नहीं बरती गई। जिन मरीजों की मौत हुई है वो अंतिम समय से निजी अस्पताल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल को रेफर किए गए थे, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सभी मरीजों को एडमिट किया जाता है। इस पे फटकार लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी का ठिकरा किसी और पे फोड़ नहीं सकते। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि सारी नीतियां कागजों पर ही उपलब्ध है, लेकिन जब तक इसे असल जिंदगी में अमल नहीं किया जा सकता तो इसका कोई फायदा नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 30 अक्टूबर तक हलफनामा दाखिल करने की मोहलत दी है। इसके बाद ही इस मामले में आगे की सुनवाई होगी। आपको बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र के नांदेड़ में, औरंगाबाद में, नागपुर में बड़े पैमाने में सरकारी अस्पतालों में मौतें दर्ज की गई थी। कैमरा पर्सन दिलीप बावरे के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। क्या देश में आतंकी रेलवे को अपना निशाना बनाना चाहते हैं? आखिर कौन है जो रेलवे को डीरेल करना चाहता है? एक सप्ताह के अंदर रेलवे ट्रैक पर 2 बार पत्थर मिलने से जांच एजेंसियों की नींद उड़ गई है। ताजा मामले में
पुणे के आकुर्डी के पास रेलवे ट्रैक पर पत्थर मिला है। गनीमत ये रही कि लोनावाला पुणे लोकल ट्रेन जा रही थी और उसके गार्ड ने इस पत्थर को देख लिया और रेलवे को खबर कर दी। इसके बाद रेलवे के लोगों ने वहां से पत्थर को हटाया। रेलवे ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और रेलवे ने इसको लेकर साजिश की आशंका जताई है। रेलवे का कहना है कि ये कोई बड़ी साजिश हो सकती है। इससे पहले जयपुर उदयपुर एक्सप्रेस जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसको भी डीरेल करने की कोशिश की गई और इसी तरह से ट्रैक पर पत्थर मिले। मैं अखिलेश ठाकुर के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ईडी के द्वारा गिरफ्तारी के बाद कल सर्वेश मिश्रा जो कि संजय सिंह के करीबी हैं उनसे तकरीबन 9 घंटे की पूछताछ हुई थी और आज उन्हीं के करीबी विवेक त्यागी से पूछताछ शुरू हो चुकी है। ईडी के अधिकारी यह जानना चाहते हैं कि जिस तरह से करोड़ों रुपए कैश के तौर पर संजय सिंह ने लिए उसके मामले में आखिर लिंक क्या है, क्योंकि आपको बता दें दिनेश अरोड़ा को ईडी ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया था जो लिकर का व्यापारी है और रेस्टोरेंट चलाता है। उसने ही तकरीबन 35 लाख रुपए पार्टी फंड के तौर पर तमाम व्यापारियों से इकट्ठा करके संजय सिंह के कहने पर मनीष सिसोदिया तक चेक के तौर पर पहुंचाए थे। कैमरामैन अमित राय के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस बात पर विचार किया जा रहा है कि मिलेट्स और साथ साथ गुड़ पर जीएसटी दर को कम किया जाए। अब तक ये कहा जा रहा है कि मिलेट्स पर शायद 0% जीएसटी के साथ सरकार आगे आना चाहती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिस पर जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये तय किया जाएगा कि आखिर किस तरीके से मिलेट्स और गुड़ पर जीएसटी को कम किया जाए और बाकी चीज़ों पर विचार किया जाए। मिलेट के पैक्ड प्रोडक्ट्स पर 5% जीएसटी लगता है क्योंकि सरकार मिलेट्स के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। इसलिए मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स पर जीएसटी दर घटाकर 0% की जा सकती है। वहीं जीएसटी काउंसिल गुड़ पर जीएसटी को 28 से घटाकर 5% करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा एक और मामला है जिस पर लगातार अब सियासत बढ़ती नजर आ रही है, वो है ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स। मोदी सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाया है, जबकि दिल्ली सरकार ने इसका विरोध किया। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इसमें अधिकतर लोग वो हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को एकदम से 28% जीएसटी नहीं लगाना चाहिए था और इस पर दोबारा से विचार करना चाहिए। कैमरा पर्सन उमेश सिंह के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। यूपी में माननीयों का फोन नहीं उठाया तो अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शासन ने इस बाबत निर्देश भी जारी कर दिया है। शासन के तमाम निर्देशों के बाद भी मंडल और जिला स्तर के अधिकारी विधायकों और सांसदों के फोन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अधिकारी उन्हें समुचित सम्मान भी नहीं देते, मिस्ड कॉल करने पर कॉल बैक नहीं करते। अब इसे दुराचरण मानते हुए यूपी सरकारी सेवक नियमावली के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। कहा गया है कि निर्देश के बावजूद विधानसभा संसदीय अनुश्रवण समिति के सामने विधायक और सांसदों की लगातार शिकायतें आ रही हैं, जिसमें कहा गया है कि मंडल और जिला स्तर के अधिकारियों को कि वो सांसदों और विधायकों के नंबर सेव करें और 15 दिन में रिपोर्ट संसदीय कार्य विभाग को भेजा जाए। यहाँ आपको ये भी बता दें कि अधिकारियों के रवैये को लेकर विधायकों और सांसदों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक से शिकायत की थी। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। सिक्किम में बादल फटने से भारी तबाही आई है और करीबन 120 से ज्यादा लोग लापता हैं और वहीं पे 30 जवानों का जिस तरह से लापता थे करीबन 28 से ज्यादा शवों की बरामदगी किया गया है। तो कह सकते हैं प्रशासन पूरी तरह से सिक्किम में काम कर रहा है और सिक्किम बंगाल के जो जनसंपर्क था, जो सड़कें थे, उनका संपर्क टूट चुका है तबाही के वजह से, भारी बारिश वजह से, जिसके जहां पे जो निचले इलाके थे वहां पे जल जमा हो चुका है। और वहीं पे तीस्ता नदी के द्वारा बांग्लादेश में 2 शवों को बरामद किया गया है और बांग्लादेश के वहां पे जो जवान थे सेना को, भारतीय सेना को सौंपे हैं। तो कह सकते हैं कि मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। तो कह सकते हैं कि सेना की ऐसे कई गाड़ियां हैं जो मलबे में अभी भी दबी हुई है, उनको निकालने का काम चल रहा है। और वहीं पे दूसरी तरफ जो सिक्किम और बंगाल दार्जिलिंग से जो सिलीगुड़ी से रास्ता जुड़ता है, उनको भी निर्माण काम जल्द से जल्द किया जा रहा है, क्योंकि आवाजाही में लोगों को स्थान सुरक्षित पहुंच सके, जिसके वजह से खाने पीने की चीजों को भी आसानी से भेजा जा सके। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता शुक्रवार को इस कदर खराब श्रेणी में पहुंच गई कि शुक्रवार शाम तक ही राष्ट्रीय राजधानी के अधिकारियों को
कंट्रोल एरिया ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट ने ग्रैप 1 दिल्ली एनसीआर में लागू कर दिया, यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। अब ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान के चरण 1 के तहत उपायों को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसमें सड़क किनारे भोजनालय, होटलों और रेस्टोरेंट में कोयले के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध शामिल है। यानी कि 4 ग्रैप की श्रेणियां हैं, जिसमें से अभी ग्रैप 1 को लागू किया गया है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है, चूंकि दिवाली भी नजदीक है, साथ ही साथ दूसरे राज्यों से जब पराली जलाने की मामले सामने आएंगे तो ऐसे में जो हवाओं का रुख है वो और ज्यादा नकारात्मक हो जाएगा और ऐसे में जो ग्रैप 4 तक है वो भी लागू हो सकता है। इस कैमरामैन अनंग पाल के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। यूपी के झांसी जिले में जल विहार महोत्सव के नाइट स्ट्रीट प्रोग्राम के दौरान भीड़ हुई बेकाबू, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। झांसी के मौरानीपुर के जल विहार महोत्सव के दौरान स्ट्रीट नाइट प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें पुलिस की मौजूदगी में फिल्मी गानों पर रसियन महिला डांसर सहित अन्य महिला डांसरों ने फुहर डांस किया। इस दौरान भीड़ बेकाबू होने पर कार्यक्रम देखने आई भीड़ पर पुलिस और बाउंसरों ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। इनमें एक की हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। मौरानीपुर के जिले में हर साल प्रांतीय मेला जल विहार महोत्सव का आयोजन होता है, जिसमें स्वीट नाइट प्रोग्राम का कार्यक्रम भी होता है, लेकिन इस बार स्वीट नाइट कार्यक्रम पर रोक लगाई गई थी। इसके बावजूद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रसियन डांसर समेत अन्य डांसरों को बुलाया गया था। इसकी सूचना पूरे क्षेत्र में थी। रसियन डांसर का डांस देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुँचे थे। वहीं इस पूरे मामले में पहली कार्रवाई मौरानीपुर के सीओ हरिमोहन सिंह को हटा दिया गया है। कैमरा पर्सन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। मुंबई पुलिस ने नासिक से एक ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी है। इस फैक्ट्री से 151 किलो एमडी ड्रग्स बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 300 करोड़ रुपए है। साथ ही इस फैक्ट्री की देखरेख करने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सबसे पहले ये मामला 10 ग्राम की पुड़िया से शुरू हुआ। साकिनाका पुलिस ने अगस्त महीने में 10 ग्राम की पुड़िया के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इसके बाद जब आगे कड़ियां जुड़ी तो पहले 1.5 किलो ड्रग्स, इसके बाद 15 किलो ड्रग्स और अब 151 किलो ड्रग्स बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 300 करोड़ रुपए है। पुलिस का मानना है कि ये रैकेट और भी बड़ा हो सकता है और इसके तार कुछ और कंपनियों या अगल बगल के कुछ और देशों से भी जुड़े हो सकते हैं। कैमरामैन अखिलेश ठाकुर के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई।